नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 20 फरवरी 2026 एंड प्रतिदिन करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहला यहाँ पे आर्टिकल, ये आर्टिकल बिलोंग कर रहा है फ्रॉम द असम ट्रिब्यून एंड दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट द अखौर एआई। अखौर एआई जिसको हम लोग असमीज में बेसिकली प्रोनाउंस करते हैं। ये एक असमीज लैंग्वेज फोकस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव है, एआई इनिशिएटिव। देखिए अभी तक क्या होता था दैट अभी तक ना ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स या फिर ऐसे टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड हो गए थे जहां पर से फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं आपको बोल रहा हूं दैट देखो अखौर एआई जो है ये एक असमीज लैंग्वेज फोकस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव है जो क्या ऑफ कोर्स यूथ ऑफ असम के द्वारा ये बनाया गया है, राइट। तो ये जब मैं बोलूंगा ना तो सब कुछ वहां पे लिख कर आ जाएगा, राइट। सो ये एक ऐसे टेक्नोलॉजीज थे जो कि ऑफ कोर्स हिंदी इंग्लिश में तो थे, राइट, बट असमीज में नहीं था। इसीलिए यह अखौर एआई जो है यह एक इनिशिएटिव है जो कि रिसेंटली अभी जो चल रहा है ना, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट, वहां पे जिसको इनॉग्रेट किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उसमें अखौर एआई को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसी के बारे में आज के सेशन में हम लोग आप सबके सामने डिस्कस करेंगे दैट इनके जो फाउंडर्स है काम्यानी तालुकदार जो कि इनके डायरेक्टर और सीईओ है एंड इंद्रनील तालुकदार, राइट। सो दे बोथ हैव मेड दिस एप्लीकेशन जिसको डेवलप किया गया है बॉर्नियो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। और इस ऐप का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव यह है दैट अभी देखो इतना ज्यादा दुनिया इवॉल्व हो रहा है ना, अभी धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही सारा डिपेंडेंस हो रहा है, राइट। मतलब पीपल आर शिफ्टिंग टू दिस वेरी सेक्टर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ असमीज लैंग्वेज इज वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग, राइट। और कहीं ना कहीं दैट अभी अगर ये इवॉल्विंग किया हुआ सेक्टर में अगर सोचो असमीज सेक्टर अगर छूट जाए ना तो क्या होगा दैट कल को आने वाला जो हमारे आसाम के यूथ है दे विल फॉरगेट टू यूज दिस लैंग्वेज, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ इनोवेशंस। दैट इज व्हाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ये असम लैंग्वेज हैज बीन इंटीग्रेटेड इनटू दिस, राइट। सो वही बोला गया, इससे क्या होगा दैट असम लैंग्वेज का जो डिजिटल फुटप्रिंट है वो भी दुनिया में कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। इससे जो कंटेंट क्रिएटर्स है, एजुकेटर्स है या फिर स्क्रिप्ट्स को लेकर जिनका भी काम होता है उनका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट न्यूज हम लोग बात करेंगे अनबंडलिंग ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन असम। नाउ देखो पहले तो इस इशू को समझ जाते हैं, उसके बाद हर एक की टर्म्स को बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहां पे कुछ की टर्म्स है जैसे अनबंडलिंग क्या होता है, राइट। इंडिया इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है। तो देखो अभी तक क्या था ना, अभी जो हमारा असम का इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट था ना वो विद द इवॉल्विंग सिचुएशंस कहीं ना कहीं एक कंसर्न्स हम लोग को अराइज होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड व्हाट आर दोस कंसर्न्स? द फर्स्ट कंसर्न बीइंग प्राइवेटाइजेशंस ऑफ फेरी सर्विसेज। अगर आप एक पॉइंट ऑफ से दूसरा पॉइंट अगर ब्रह्मपुत्र को से फॉर एग्जांपल पार कर रहे हो तो हम लोग फेरीज को लेकर, अगर पुल नहीं बना हुआ है तो फेरीज को लेकर पार करना पड़ेगा, है ना। और फेरी सर्विसेज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इससे जो कि गवर्नमेंटल जॉब्स में इस सेक्टर में रिलेटेड थे उनका तो जॉब के ऊपर खतरा है ना। दैट इज कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटीज ऑफ एम्प्लॉइज जो है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ गया है, राइट। और कहीं ना कहीं एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज का भी कमर्शियलाइजेशन हो रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ असम ने इनिशिएट किया है अनबंडलिंग ऑफ दिस इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टोरेट, जो क्या 68 ईयर ओल्ड डायरेक्टोरेट है जो क्या एग्जिस्ट कर रहा है। बट समय के साथ साथ यस द चेंजेस आर वेरी वेरी रिक्वायर्ड, दैट इज व्हाई दिस इज बीइंग डन। नाउ सवाल ये होता है अनबंडलिंग हम लोग बोल रहे हैं, क्या होता है भाई ये अनबंडलिंग? देखो अनबंडलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग स्प्लिट करते हैं सिंगल गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट को इनटू सेपरेट एंटिटीज, राइट। जैसे अब देखो यही वाला डिपार्टमेंट है ना, इसको सेपरेट किया जाएगा, कहा जा रहा है इनटू टू बॉडीज, राइट। एक तो रहेगा ऑपरेशनल बॉडी जो क्या सर्विस प्रोवाइडर होगा और एक रहेगा रेगुलेटरी बॉडी जो क्या सुपरवाइज और रूल बनाने का काम इनका रहेगा। इससे फायदा क्या होगा दैट अगेन क्योंकि इसको हम लोग एक काम को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं तो इससे क्या होगा दैट इवेंचुअली एफिशिएंसी जो है ना काम का वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी इंश्योर होगा, राइट। तो
सवाल होता है दैट यस ये क्या इंस्टीट्यूशनल चेंज असम के द्वारा लाया जा रहा है। तो देखो एक नया एंटिटी का फॉर्मेशन किया जा रहा है एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट न्यू एंटिटी? द नेम ऑफ दैट न्यू एंटिटी इज असम इनलैंड वाटरवेज कंपनीज लिमिटेड, जो क्या एक फिक्स्ड और फ्लोटिंग एसेट्स जिसमें वेसल, टर्मिनल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स है इनको देखेगी, राइट। इनफैक्ट अभी तो वैसे इनका लिमिटेड मैन पावर दिया गया है, बट यस इवेंचुअली समय के साथ साथ ये चेंजेस भी किया जाएगा। तो ओवरऑल इनका एम क्या है? एम यही है दैट हाँ असम ही नहीं पूरे इंडिया में कैसे इनलैंड वाटरवेज को प्रमोट किया जा सके, इंप्रूव किया जा सके यहाँ के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। क्योंकि आप देखिए ये मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि देखिए पहले क्या था ना, इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट डायरेक्टोरेट के अंडर ही सब कुछ काम किया जाता था। बट अगर अभी आप इसको दो चीजों में तोड़ दे रहे हो, दैट इज सर्विस प्रोवाइडर का काम है सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना और रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है सुपरविजन और रूल मेकिंग करना, राइट। तो ऑफकोर्स काम बढ़ गया ना, काम जब बढ़ेगा तो क्या होगा, इससे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी जो कि आज तक एग्जिस्ट कर रही थी वो इनएफिशिएंसीज चली जाएंगी और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस एज अ ओवरऑल इंस्टीट्यूशन का कैपेसिटी भी बढ़ेगा, राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा, यस मॉडर्न टर्मिनल्स तो जैसे गुवाहाटी वाला तो आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। एंड नेविगेशनल एड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, राइट। स्ट्रॉन्गर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होंगी, राइट। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होगी, मतलब ओवरऑल मेक श्योर किया जाएगा दैट कैपेसिटी बिल्डिंग और रीस्किलिंग प्रोवाइड किया जा सके एम्प्लॉइज को जिससे उनका जॉब भी ना जाए और वो इस सेक्टर में स्टेबल रहे, राइट। हाउएवर कहा ये जरूर जा रहा है दैट एम्प्लॉइज कहीं ना कहीं लैक देखा जा रहा है इन ट्रांसपेरेंसी इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोसेस। सो ओवरऑल वो तो समय के साथ साथ ये एक इवॉल्विंग न्यूज है, विल जस्ट सी इनटू दैट एज वेल, राइट। G7 समिट वाज आल्सो इन न्यूज क्योंकि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है G7 समिट ऑफ 2026 जो कि इस बार प्रिसाइड किया जा रहा है बाई फ्रांस, राइट। सो दैट वाई इट इज अ न्यूज एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लर्निंग पर्पस एज वेल, क्योंकि G7 एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंस्टीट्यूशन है। दुनिया के जितने सारे डेवलप्ड कंट्रीज है ना वो सारे डेवलप्ड कंट्रीज G7 में है। तो बस वही डिस्कस करते हैं व्हाट इज ग्रुप ऑफ 7 G7 जी एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड इकोनॉमीज, राइट। और ये एक फोरम है जहां पे ये लोग इकोनॉमीज मिलकर डायलॉग और कोऑर्डिनेशन करते हैं रिगार्डिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक सिक्योरिटी इश्यूज, क्लाइमेट चेंज एज वेल एज डेवलपमेंटल कोऑपरेशंस। इस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज G7 का अगर ओरिजिन और डेवलपमेंट की बात करें तो 1975 में इसको ओरिजिनेट किया गया था एज अ G6। ध्यान दीजिएगा तब था इसका ये G6, राइट। क्यों? अच्छा तब ओरिजिनेट क्यों किया गया था? क्योंकि तब भी दुनिया की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और ऑयल क्राइसिस जो 1973 को अकर किया था उसको ही देखकर फाइनली देखा गया नहीं भाई इस टाइप का क्राइसिस सिचुएशन अगर होता रहेगा तो कैसे चलेगा, राइट। तो इसलिए मेजर इकोनॉमीज को एक साथ आना ही पड़ेगा जिससे पॉलिसी डिसीजन मेकिंग किया जा सके। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन थे? फ्रांस, जर्मनी, इटली, राइट, जापान, यूके और यूएसए। नाउ 1976 में इंक्लूड किया गया था कनाडा को, राइट। तो इससे G6 से क्या हो गया ये G7। उसके बाद एक साल बाद 1997 माफ कीजिएगा एक साल बाद नहीं, ये अराउंड आपका हो गया 21 ईयर्स बाद G8 इसको कर दिया गया क्योंकि तब रशिया को भी इंक्लूड कर दिया गया था, बट 2014 में फिर से रशिया को बाहर कर दिया गया। क्यों एक्सपेल किया गया था? क्योंकि देखो रशिया ने ना तब आपको पता है दैट यूक्रेन पर अटैक कर दिया था और क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था ना, तो वो देखते हुए बोला गया नहीं नहीं भाई ये आप चले जाओ, दिस इज नॉट डन। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हो देन यू शुड बी ओबेइंग विद व्हाट इज द नीड ऑफ दिस G7 कंट्री। बट रशिया ने बोला भाई आपका डिसीजन हमारे सोवरेनिटी को थोड़ा ना हर्ट कर सकता है, हमारा मन जो करे हम लोग वो करेंगे, राइट। और कहीं ना कहीं रशिया भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही था, राइट। तो ये था ओवरऑल इसका इस G7 का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। और इसमें जैसे कि मैंने बोला 7 कंट्रीज है, उसमें यस यूएसए, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान ये भी है, राइट। नाउ अब ध्यान दीजिएगा जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, कनाडा और यूएसए, दीज आर द 7 कंट्रीज, इसीलिए तो G7 बोला जाता है। बट यूरोपियन यूनियन का क्या काम है भाई? देखो इसमें अगर देखा ना यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट करती है एज अ नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर जो कि हर एक सेशन को इसका अटेंड करती है, बट अगेन इट डज नॉट होल्ड रोटेटिंग प्रेसिडेंसी, राइट। और इसके मेंबर कंट्रीज, यस दीज ऑल द कंट्रीज आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ G7, राइट। ऑब्जेक्टिव ऑफ G7 अगर देखें जैसे कि मैं पहले ही बोला दैट यस ग्लोबल इकोनॉमी को प्रमोट करना, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना इन केसेस ऑफ वेरियस मतलब
प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस जैसे क्लाइमेटिक चेंज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे दुनिया भर में इंश्योर किया जा सके, ग्लोबल हेल्थ के बारे में देखना, यही नहीं वल्नरेबल जो कंट्रीज है ना, जैसे उनको डेप्ट रिलीफ क्या प्रोवाइड करना, मतलब ओवरऑल ये स्ट्रेंथन कर रहा है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। और रशिया ने क्योंकि ये रूल नहीं माना तो इसलिए रशिया को निकाल दिया, है ना। सवाल ये भी होता है, ठीक है भाई, इंडिया का क्या काम है, क्या इंडिया इज ऑल्सो वेरी वेरी डेवलप्ड? नो, फॉर द टाइम बीइंग अगर इंडिया का पर कैपिटा इनकम देखोगे बहुत कम है, राइट। सो इंडिया को क्यों हर साल के G7 में बुलाया जाता है, पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया जाता है, राइट? इंडिया का इतना इंपॉर्टेंट है। देखो इंडिया कहीं ना कहीं आपको मानना ही पड़ेगा दैट इंडिया इंटरेस्ट को सर्व करती है ऑफ द ग्लोबल साउथ, राइट। यही नहीं, इंडिया एडवोकेट भी करती है फॉर डेप्ट रिलीफ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, क्लाइमेट फाइनेंस, रिफॉर्म कैसे लाया जा सके ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में। जैसे हम लोग बहुत समय क्रिटिसाइज करते हुए आपने देखा होगा दैट यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल अभी कोई काम का रह नहीं गया। जैसे अभी भी हम लोगों ने बोला था ना, यूएसए ने कैसे वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, मतलब क्या ही, आप सोचो ना, एक कोई कंट्री पावरफुल कंट्री है एंड बीइंग अ पावरफुल कंट्री इफ यू आर अटैकिंग ऑन डिफरेंट अदर कंट्री, देन व्हाट इज दिस, राइट? दिस इज नॉट डन, राइट। तो वही बोला गया, इससे इनहांस होगा स्ट्रेटेजिक partnership with advanced economies as well. Now, सवाल ये होता है that yes, दो organization है, one is G7 and the second one is G20. Now, what is the basic difference between these two organization if I talk about? Then देखो, अभी तो हम लोग G7 का बात कर रहे हैं, right? But एक G20 भी ये पता है ना, जिसमें India is full time member, right? मतलब G7 is undoubtedly one of the most 7 largest economies of the world, right? वहीं पर अगर G20 देखेंगे तो yes, G20 20 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, जिसमें यस इंडिया इज अ फुल टाइम मेंबर। बट G7 के केस में अगर देख लीजिएगा, यस हर साल बुलाया जरूर जाता है एज एन आउटरीच पार्टनर। नाउ G20 की अगर बात करें, पता है ये 85% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। बट वहीं पर अगर G7 का अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल जीडीपी शेयर का 40% जो है रिप्रेजेंट किया जाता है भाई G7 कंट्रीज। G7 एक इनफॉर्मल, दोनों एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है, जिसमें G7 में 7 मेजर इकोनॉमीज है और G20 में कितना 20 इकोनॉमीज है क्या? नो, उसमें 19 कंट्रीज है और एक EU है। यहां पे कंफ्यूज मत हो जाइए, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई विल जस्ट मार्क हियर दैट दिस इज द 5-star मार्किंग रिकॉर्ड, बिकॉज in the prelims also the questions may be directly exam from these very areas, right? So G7 किसको रिप्रेजेंट करता है? इसका रिप्रेजेंटेशन होता है मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, राइट। और G20 में सिर्फ डेवलप्ड ही नहीं, डेवलप्ड तो है ही, मैं मना नहीं करूंगा, बट डेवलप्ड के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज भी है, विच इन टुगेदर अकाउंट फॉर 85% ऑफ दुनिया का इकोनॉमी, राइट। सो आई होप दैट दिस इज वेरी वेरी क्लियर। चलो, बी कॉरिडोर्स along the national highways. बी कॉरिडोर्स, बी मधुमक्खी, यस। अरे भाई, इनका भी कॉरिडोर होने वाला है क्या? जी हाँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया पहली बार ऑफ इट्स काइंड ऑफ इनिशिएटिव। नाउ सिंस दिस इज बीइंग अनाउंस्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो यू नो द इंपॉर्टेंस दैट कभी भी अगर फर्स्ट 100 चीजें, इस टाइप से चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, राइट। तो बी कॉरिडोर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव, जिससे डेवलप किया जा सके पॉलिनेटर और बी कॉरिडोर। हम लोगों ने तो आज तक देखा है, कभी भी अगर रोड्स बनते हैं, ठीक है, वहां पे एलिफेंट कॉरिडोर बना दिया जाता है, जिससे एलिफेंट आराम से इस रोड को पार कर सके। अब बीस तो ये तो मधुमक्खियां, ये तो उड़ती है हवा में, इनके लिए क्या कॉरिडोर है भाई? ये तो ऐसे ही उड़ जाना चाहिए। नहीं, आपको समझना पड़ेगा मधुमक्खी कहां पे रहती है, वेयर डज दिस बी अकर्स? यूजुअली इन दोज एरियाज जहां पे फ्लावरिंग प्लांट्स रहते हैं ना, राइट। तो अगर बीज रहेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? द एम इज दैट हम लोग जहां पे नेशनल हाईवेज बनाएंगे ना, उसके आसपास फ्लावरिंग प्लांट्स को लगाएंगे। देखो, इससे फायदा ये होगा, एक तो देखने में भी खूबसूरत होगा, राइट, ऊपर से बीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर। इससे क्या, बीज अगर कंजर्व रहेंगी तो इकोलॉजी भी कंजर्व रहेगा, क्योंकि आपको पता है दैट ये जो हनी बीज होती है ना, दीज आर नोन एज कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज। Now, keystone species किसको कहते हैं? Those species which are extremely important for the conservation of the ecology of that region, right? So, bees corridor एक linear stretch होने वाला है of the pollinator friendly vegetation, जिसमें along the highways बनाया जाएगा, जिससे support किया जाएगा honey bees culture को, butterfly और different other pollinating insects को, right? और ये act करेगा, ये जो corridor है ना, क्योंकि चारों तरफ आपके जाके ये सब रहेगा, तो ये act करेगा as an ecological pathway for pollinators as well, right? की फीचर्स अगर देख लीजिएगा इस इनिशिएटिव का, यस, पहली बात करेंगे कंपोजिशन, यस, रोड्स के चारों ओर हम लोग विल बी प्लांटिंग द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज, एंड ईयर राउंड नेक्टर एंड पोलन सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे डिजाइन किया जा सकेगा दैट कंटिन्यूस इनको फूड अवेलेबिलिटी भी मिल सके। स्पीशीज
कौन कौन से स्पीशीज मेनली फोकस किए जाएंगे, नीम, करंज और महुआ जैसे ट्रीज को लगाया जाएगा, राइट। सिग्निफिकेंस की बात करें तो यस, ये कहीं ना कहीं एड्रेस करने वाला है ग्लोबल कंसर्न, क्योंकि ग्लोबली एक बहुत बड़ा कंसर्न है दैट हाँ बीज का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, इनका हैबिटेट फ्रैगमेंट हो रहा है, राइट। कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड से ये बहुत ज्यादा एक्सपोजर होगा। अब अगर गवर्नमेंट के अंडर में अगर इसको बनाया जाएगा तो गवर्नमेंट मेक श्योर करेगी दैट दे आर नॉट एक्सपोज टू पेस्टिसाइड्स, देयर फ्रैगमेंट्स, देयर हैबिटेट्स आर नॉट गेटिंग फ्रैगमेंटेड, राइट। सो वही बोला गया दैट इट विल प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम सर्विसेज जो क्या प्रोवाइड किया जाता है बाय पॉलिनेटर्स। इकोसिस्टम सर्विसेज मतलब ऐसे सर्विसेज जो क्या इकोलॉजी में कोई भी ऑर्गेनिज्म फ्री का हम लोग को प्रोवाइड करके दे रहा है। फॉर एग्जांपल पॉलिनेशन ही ले लीजिए, राइट। अगर आपको एक रीजन से दूसरे रीजन पेड़ या फिर पौधा या फिर बीज लगाना है तो आपको तो एक इंसान को हायर करना पड़ेगा, राइट। बट यहां पर वो चीज हायर नहीं करना पड़ता है, तो वही है, ये बीज ही वो काम कर देती है, राइट। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी अगर देख लीजिएगा, यस पॉलिनेटर्स आर एसेंशियल, क्यों, फूड क्रॉप्स के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, वेजिटेशन के लिए, और अगर पॉलिनेशन इंप्रूव्ड हो ना, इससे क्रॉप यील्ड भी इंप्रूव होगा, और कहीं ना कहीं हम लोग अगर बात करें यस प्रोडक्शन का क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाला है। तो इसीलिए बोला गया दैट ये जो पॉलिनेटर्स है ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली टू द फूड सिक्योरिटी एज वेल, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी दैट वी हैव डिस्कस सो फार, राइट। विद दिस this is all about the discussion that we had for this very session. मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर।